फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। आज का हमारा चैप्टर है थर्ड चैप्टर, जिसमें हम बात करने वाले हैं कि 12th से लेके 15th सेंचुरी के कितने कौन कौन से रूलर्स आए अलग अलग। ठीक है, उनकी किंगडम के बारे में, उनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हम देखेंगे इस चैप्टर में। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है अगर प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, फर्स्ट जो हमारा जो सेकंड चैप्टर था उसमें हमने देखा था कि चोलास के बारे में, बहुत सारे मतलब अलग अलग रूलर्स के बारे में देखा कि कावेरी डेल्टा पे जो अलग अलग किंगडम्स जो सिचुएटेड थे, चोलास थे, राजपूतास थे, त्रिपाठी स्ट्रगल हुआ, पाल्स थे, तो और उनका अलग अलग मेंशन है कि अलग अलग इम्पोर्टेंस था उनके किंगडम में। जैसे कि वहाँ पे टेम्पल्स का इम्पोर्टेंस था, वहाँ पे दान का इम्पोर्टेंस है, ब्राह्मण्स का इम्पोर्टेंस है। ठीक है, वहाँ पे बहुत सारे अलग अलग बोल सकते हैं कंस्ट्रक्शन का इम्पोर्टेंस है, उनका टैक्स जो है वो लिया जाता था, अलग अलग तरह से लिया जाता था। तो इसी तरीके से इस चैप्टर में भी हम रूलर्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन अब हम बात करने वाले हैं कि हमारे 12th से लेके 15th सेंचुरी के बीच के जितने भी रूलर्स आए उनके बारे में, और मेनली दिल्ली के बारे में। क्योंकि अभी तक आपने मतलब कि 6th क्लास की पूरी हिस्ट्री आपने ख़त्म कर ली है, हमारे जो 7th क्लास की हिस्ट्री के 2 चैप्टर भी कंप्लीट कर लिए, लेकिन अभी तक कहीं पे भी दिल्ली का मेंशन नहीं आया। ठीक है, दिल्ली का मेंशन नहीं आया, किसी भी किंगडम में ऐसा मेंशन नहीं आया कि इस किंगडम की कैपिटल थी या इम्पोर्टेंट सिटी थी उस टाइम पीरियड पे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं आया। दिल्ली के बारे में जिक्र ही नहीं है। लेकिन इस चैप्टर में हमारा फोकस है सिर्फ दिल्ली के ऊपर। देखो, दिल्ली किस तरीके से इम्पोर्टेंट एक सेंटर बनता है वो इस चैप्टर से हमें जानने को मिलेगा। दिल्ली एक इम्पॉर्टेंट सिटी बनती है सिर्फ 12th सेंचुरी में। इससे पहले इसका कहीं पे भी मेंशन नहीं मिलेगा आपको। सिर्फ 12th सेंचुरी में जो है ये इम्पॉर्टेंट सिटी बनती है, और दिल्ली फर्स्ट कैपिटल मतलब पहली बार किसी किंगडम की कैपिटल बनती है, और वो किंगडम होता है तोमर राजपूत का। पहली बार किसी किंगडम की कैपिटल बनी दिल्ली, ठीक है, और वो भी तोमर राजपूत के किंगडम की। फिर बाद में चौहान्स आए, मतलब चाहमनास जिसे हम बोलते हैं, जो अजमेर के चौहान थे। उन्होंने क्या किया कि इन जो तोमर राजपूत थे उनको हरा दिया और फिर दिल्ली को अपने कंट्रोल में ले लिया। मतलब कि दिल्ली पे अलग अलग राजाओं ने राज किया, लेकिन एक के बाद एक के बाद एक के बाद आते गए, ठीक है, दूसरे। तो तोमर के बाद में कौन आए? चौहान आए। फिर चौहान के बाद में भी और आएंगे। तो इस तरीके से हमें पता चलेगा कि दिल्ली क्यों एक सेंटर बन गया इम्पॉर्टेंट। अब यहाँ पे एक मेंशन मिलता है कि तोमर और चौहान के अंडर में दिल्ली जो है वो एक इम्पॉर्टेंट कमर्शियल सेंटर बना। क्या बना? एक इम्पॉर्टेंट कमर्शियल सेंटर। फिर यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग मतलब जो रूलर्स हुआ करते थे वहाँ पे उन्होंने टेम्पल्स भी बनवाए, कंस्ट्रक्ट करवाए। फिर जैन मर्चेंट्स जो हैं यहाँ पे रहना पसंद करते, बहुत सारे जो रिच जैन मर्चेंट्स थे वो यहाँ पे रहना पसंद करते थे। दहलीवाल जो है वो एक इम्पॉर्टेंट है। दहलीवाल एक कॉइन है जो कि बहुत ज़्यादा जो सर्कुलेशन में था दिल्ली में ये करेंसी बोल सकते हैं कि ये जो है प्रचलन में था दिल्ली में उस समय पे। ठीक है, दहलीवाल बहुत ज़्यादा याद रखना, दहलीवाल क्या है? एक कॉइन है, अब करेंसी मान सकते हैं। दूसरा, दिल्ली का ट्रांसफॉर्मेशन होता है कैपिटल के रूप में। तो एक बड़ा सा एरिया है सब कॉन्टिनेंट में, किसी ने सोचा नहीं कि दिल्ली जो है कभी एक ऐसा प्लेस हो सकता है जिसके थ्रू हमारा कॉन्टिनेंट का मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है उस वो कंट्रोल हो। ठीक है, क्योंकि अभी तक तो दिल्ली की कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं थी, कोई बात ही नहीं करता था दिल्ली के बारे में। बट अब दिल्ली जो है वो इतना इम्पोर्टेंट बन गया है कि वहीं से मोस्ट ऑफ द हमारा जो सब कॉन्टिनेंट, हमारे इंडिया का मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है वो कंट्रोल हो रहा है दिल्ली से। देखो, इसकी इम्पोर्टेंस इस तरीके से बढ़ी। अब इसकी फाउंडेशन रखी 13th सेंचुरी की शुरुआत में। 13th सेंचुरी की शुरुआत में दिल्ली सुल्तान्स ने जो है इसकी फाउंडेशन रखी थी दिल्ली की, और एक के बाद एक बहुत सारे रूलर्स आते गए, दिल्ली पे राज करते गए, और यहाँ से अपना पूरा एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो चलाते रहे। देखो, दिल्ली सुल्तान जो है वो बनवाते हैं बहुत सारी सिटीज़ दिल्ली के आसपास, दिल्ली को, ठीक है, अच्छा इस तरीके से बिल्ड करवाते हैं।
इनमें से कुछ मेंशन है नाम, जैसे दिल्ली, कोना है, सिरी है, जापना है। ये अलग अलग सिटीज़ हैं जो कि बनवाई गई हैं दिल्ली सुल्तान्स के द्वारा, ठीक है, याद रखना। आगे ये मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो पेज है इस चैप्टर का, क्योंकि हमें यहाँ पे जितने भी राजा दिए गए हैं, जितने भी रूलर्स दिए गए हैं, उनके बारे में पता होना चाहिए, उनका टाइम पीरियड हमारे दिमाग में फिट होना चाहिए बिल्कुल। क्योंकि एक बात मैं तुम्हें बता देती हूँ कि पहले भी यूपीएससी इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ चुका है प्रीलिम्स में, और दूसरी बात यह है कि ऐसा नहीं है कि जो इनसे रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, ऐसा पूछेगा यूपीएससी कि तोमर जो राजपूत थे उनका टाइम पीरियड बताओ, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अगर तुम्हें इनकी डेट पता होगी, इनकी क्रोनोलॉजी पता होगी कि इस रूलर के बाद में ये रूलर था, इसके बाद में ये था, लगभग तुम्हें टाइम पीरियड पता होगा कि हाँ लगभग इतने टाइम पीरियड के अराउंड ये रूलर जो है वो राज कर रहा था, तो तुम्हें आसानी होगी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, ठीक है। देखो, पहला जो रूलर दिल्ली पे राज करने वाला तोमर राजपूत थे, ठीक है। उनमें से भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलर की बात हो रही है जो कि है अनंगपाल, ठीक है। फिर चौहान आए, चौहान में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है पृथ्वीराज चौहान। फिर टर्किश रूलर्स आए, ठीक है, जो हमारे इंडिया से बिलोंग नहीं करते हैं, टर्किश से आए हैं, टर्की से। तो टर्किश रूलर हैं तो उनमें कुतुबुद्दीन ऐबक है, फिर शमशुद्दीन इल्तुमिश है, फिर रज़िया सुल्तान है, फिर गियासुद्दीन बलबन है, ठीक है, याद रखना इनके बारे में। दूसरा, फिर खिलजी डायनेस्टी आती है, खलजी डायनेस्टी, खिलजी जो भी है बोल दो, जलालुद्दीन, फिर अलाउद्दीन खिलजी आते हैं। फिर तुगलक डायनेस्टी आती है, तुगलक डायनेस्टी में पहले गियासुद्दीन तुगलक, फिर मोहम्मद तुगलक, फिर फिरोज शाह तुगलक आते हैं। फिर सैयद डायनेस्टी आती है, और फिर लास्ट में लोधी डायनेस्टी आती है। इनके इम्पॉर्टेंट रूलर्स के बारे में बताया गया है। ऐसा मत समझना कि इस डायनेस्टी में सिर्फ इतने ही रूलर्स थे, इनसे भी हो सकते हैं एक दो ज़्यादा और भी, लेकिन उनके बारे में मेंशन नहीं, क्योंकि उतना इम्पोर्टेंस हमें उनके बारे में नहीं पता चलता है। इस वजह से ये इम्पोर्टेंट रूलर है क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छा कुछ किया होगा, इस वजह से इनका मेंशन मिलता है हमें, बस यही है, ठीक है। तो सैयद डायनेस्टी में खिज़र खान और लोधी डायनेस्टी में बहलोल लोधी। चलो ठीक है, आगे हम दिल्ली सुल्तान्स के थ्रू जो है वो समझने की कोशिश करते हैं दिल्ली को। हिस्ट्रीज़ हमारा इतिहास जो है उसको तारीख बोला जाता है या त्वारिख पर्शियन में। पर्शियन जो है वो क्या है, एक लैंग्वेज है, और उस लैंग्वेज में हिस्ट्री को त्वारिख या तारीख बोला जाता है। अब पर्शियन जो है वो लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन थी किसकी, दिल्ली सुल्तान्स की। जैसे कि हमारे इंडिया में कोई भी ऑफिशियल लैंग्वेज तो है नहीं, लेकिन मोस्टली जो लैंग्वेज चलती हैं वो चलती है हिंदी और इंग्लिश, ठीक है, ये दोनों मान्य है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदी है या इंग्लिश है, दोनों हैं। तो इसी तरीके से जो दिल्ली सुल्तान्स थे उनके राज्य में, उनके टाइम पीरियड में जो है वो पर्शियन लैंग्वेज जो थी वो एडमिनिस्ट्रेशन की लैंग्वेज थी, कि कोई भी काम हो रहा है, कोई भी ऑफिशियल काम हो रहा है तो उसमें पर्शियन लैंग्वेज का यूज़ होगा, ठीक है, इस तरीके से। तो इनके ऑथर भी हुआ करते थे, मतलब कि हिस्ट्री लिखते हैं ना हमारे जो पुराने ऑथर्स हैं, पोएट्स हैं, तो वो लिखने वाले वो ऑथर जो है त्वारिख के हिस्ट्री को लिखने वाले जो हैं ऑथर, वो अच्छे पढ़े लिखे लोग हुआ करते थे। वो सेक्रेटरीज, एडमिनिस्ट्रेटर्स भी हुआ करते थे, पोएट्स, कोर्टायर्स, और कभी कभी तो ये एडवाइस भी करते थे रूलर्स को किन स्पेसिफिक चीज़ों को लेकर, कि राजा को हमेशा सलाह देते रहना, सलाहकार का काम करना। तो ये जो लिखते थे ऑथर जो थे तारीख के, हिस्ट्री लिखने के साथ साथ इनके अलग अलग काम हुआ करते थे, ठीक है, समझ में आता है। चलो, अब यहाँ पे मेंशन आ रहा है कि जो ये ऑथर है ये क्या क्या काम करते थे। पहला तो जो ऑथर है तारीख का, मतलब हिस्ट्री लिखने वाला जो है, वो ज़्यादातर सिटीज़ में रहते थे, ठीक है, हार्डली शायद ही आपको कोई मिलेगा कि वो विलेज में रहता हो। फिर दूसरा, इनके बारे में ये बात पता चलती है कि ये जो है वो लिखते थे हिस्ट्री इस होप में कि शायद राजा जो है उनको अच्छा रिवॉर्ड दे दे, और ठीक है, तो उनका मान बढ़े राजा की नज़रों में। इस तरीके से इस चीज़ को ध्यान में रख के वो लिखते थे उनके बारे में। जैसे कि पहले मैंने बताया था प्रशस्ति लिखी जाती थी राजा को खुश करने के लिए, कि शायद हमारी कुछ एक दो चार बातें सुन के राजा जो है खुश हो जाए और हमें कुछ दे दें। इसी तरीके से यहाँ के जो तारीख लिखने वाले जो ऑथर है उनके दिमाग में भी यही चीज़ रहती थी कि हम कुछ ऐसा लिखें जिससे कि हमें रिवॉर्ड मिले, ठीक है।
तीसरी बात कि ये सलाह देते थे, एडवाइस करते थे रूलर्स को, राजाओं को सलाह देते थे किस बारे में कि आप जो हैं अपना जो आइडल सोशल ऑर्डर है उसको साथ लेके चलिए, ठीक है। बर्थ राइट जो है, हमारे बर्थ राइट के ऊपर, हमारे जेंडर डिस्टिंक्शन के ऊपर जितना भी हमारा सोशल ऑर्डर है उसे ध्यान में रख के चलिए, अपना राज्य चलाइए। क्योंकि अभी इसमें आएगा आगे मेंशन क्योंकि। पहले तो यहाँ के 2 टर्म के इम्पॉर्टेंस हमें देख लेते हैं, क्या मतलब है इनका, बर्थ राइट और जेंडर डिस्टिंक्शन का मतलब। देखो कुछ भी नहीं है, सिंपल है। बर्थ राइट का मतलब होता है कि तुम्हें बचपन से कोई चीज़ मिली हो, बचपन से जब तुम पैदा हुए, तुम्हारा जन्म हुआ, तब से वो तुम्हारे साथ है। मतलब कि तुमने इनहेरिट की है, कुछ भी प्रिविलेज हो, तुम्हारे फादर की प्रॉपर्टी हो उसे, तुम्हारे फादर की प्रॉपर्टी हो वो, ठीक है। कोई तुम्हारा टैलेंट हो जो तुम्हें बचपन से ही मिला हुआ है, ठीक है, उसके लिए तुमने कोई अलग से चीज़ नहीं की है, तो इसी तरीके से उसे बोला जाता है बर्थ राइट, कि मेरे जन्म से ही मुझे कुछ मिला हुआ है। जैसे कि नोबल लोग, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है नोबल लोगों का, कि जो राजा हैं उनके पास में बचपन से ही वो अथॉरिटी है कि वो राजा है, मतलब राजा की फैमिली में बिलोंग हुए, मतलब कि राजा की फैमिली में उनका जन्म हुआ, बर्थ हुआ, इस वजह से उनको भी मौका मिला कि वो भी राजा बन सके, ठीक है। ये बर्थ राइट है। दूसरा, जेंडर डिस्टिंक्शन का मतलब है कि मेल और फीमेल जो हैं उनके बारे में बताया गया है कि सोशल और बायोलॉजिकल डिफरेंस होते हैं मेल और फीमेल में, वुमन और मैन में, तो उसे जेंडर डिस्टिंक्शन कहा जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये लोग राजा को सीख देना कि आप क्या करिए कि मेन का अधिकार कुछ निर्धारित किया गया है सोसाइटीज़ में, कि एक जो मैन होता है उसका कुछ और काम होता है, वुमेन का कुछ और काम होता है, इनको मिक्स मत कीजिए, ठीक है, ऐसा। फिर फिर बर्थ राइट के बारे में बताना कि राजा जो है वो ही राजा बनेगा, ठीक है, ऐसा मत कीजिए कि स्लेव को बढ़ावा मत दीजिए। इस तरीके की चीज़ें जो है ये समझाते रहते थे राजा को हमेशा। इसका यहाँ पे एग्जाम्पल भी मिलता है हमें इल्तुमिश की स्टोरी से, रज़िया की। इल्तुमिश जो है रज़िया के फादर हैं, ठीक है, मतलब इल्तुमिश की डॉटर है रज़िया। इन्होंने अपने बेटे को बनाया सुल्तान, ठीक है, 1236 में, बट इनको एक्सेप्ट नहीं किया गया। रज़िया को एक रूलर के रूप में जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया गया। क्यों एक्सेप्ट नहीं किया गया? बिकॉज इस वजह से, क्योंकि वो एक लड़की थी, वो एक वुमन थी, ठीक है, सिर्फ इस वजह से उनको जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया गया। देखो यहाँ पे बताया गया है कि मिन्हाज सिराज एक क्रॉनिकलर है, ठीक है, मिन्हाज सिराज एक क्रॉनिकलर है, और वो बताते हैं कि रज़िया जो है वो ज़्यादा क्वालिफाइड है, ज़्यादा एबल है, ठीक है, उसके अंदर सारी एबिलिटी है, सारी क्वालिफिकेशन है, उसके भाइयों से भी ज़्यादा, ठीक है। लेकिन फिर भी हम जो है उसे रानी नहीं मानते, हम उसे क्वीन नहीं मानते, हम नहीं मानेंगे वो सुल्तान है हमारी। क्यों नहीं मानेंगे? इस वजह से, सिर्फ क्योंकि वो वुमन है, ठीक है। हमारी सोसाइटी जो है वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती, या हमारे भगवान ने जो है वो सोसाइटी को कुछ अलग अलग लोगों, अलग अलग जो हमारे अलग अलग इंसान बनाए हैं, मतलब कुछ मेल बनाए हैं, कुछ फीमेल बनाई है, तो उनके अलग अलग काम है, ठीक है। तो इस वजह से उनको जो काम दिए गए हैं सोसाइटी के अकॉर्डिंग उन्हें वही करना चाहिए। इस वजह से देखो, इतने नोबल पर्सन जो है मिन्हाज सिराज, वो वुमन के लिए कैसे सोच सकते हैं, क्योंकि उस समय पे उस तरीके की जो आइडल सोसाइटी मानी जाती थी। इस वजह से उन्हें रिमूव करवा दिया गया वापस 4 साल बाद 1240 में, ठीक है। तो सिर्फ इनका 4 इयर्स का टाइम पीरियड रहा जिनमें इन्होंने रूल किया, रज़िया ने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहीं पे मेंशन मिलता है, मिन्हाज सिराज कहते हैं कि भगवान ने जो क्रिएट किया है सोशल ऑर्डर, उसी को हम आइडल मानते हैं और उसके खिलाफ नहीं जा सकते, इस वजह से हम रज़िया को एक्सेप्ट नहीं करते सुल्तान। बट उसी समय पे, उसी के लगभग आसपास कुछ रूलर्स हुई हैं लड़कियां भी, जैसे कि वुमेंस भी। रुद्रमा देवी जो है वो एक एग्जांपल है, दिद्दा जो है वो एग्जांपल है। रुद्रमा देवी जो है वो काकतिया किंगडम जो वारंगल में है उनकी क्वीन थी, और जो दिद्दा है वो कश्मीर की थी, ठीक है, याद रखना बस इतना। आगे यहाँ पे आता है कि हम थोड़ा क्लोज़र लुक लेते हैं खलजी और तुगलक के एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, क्योंकि इन सब ने ही दिल्ली पे रूल किया है। देखो, पहले भले ही सुल्तान ये आए हों, टर्किश रूलर तोमर चौहान, उनके बाद तो यही आए ना खलजी और तुगलक, तो इनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था वो देखो, कि
इतना बड़ा किंगडम है, ठीक है, बहुत वास्ट है दिल्ली और दिल्ली सल्तनत। तो उसको ज़रूरत है अच्छे गवर्नर की, ठीक है, उसको चलाने वाले अच्छे कुछ गवर्नर हो, अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हो। तो इस वजह से क्या होता था कि हम ऐसे वैसे लोगों को अपॉइंट ना करके कुछ अच्छे रिलायबल लोगों पे विश्वास करें, भरोसा करें, ताकि वो हमारे किंगडम को और भी आगे लेके जाएं, ठीक है, ये सोच हुआ करती थी। इसी वजह से इल्तुतमिश जो है वो उन्होंने फेवर किया कि वो कुछ स्पेशल जो है स्लेव्स को खरीदते थे। स्लेव्स मतलब कि जो नौकर होते हैं ना, उसी टाइप के समझ लो, तो कामगार वगैरह उन्हें स्लीव्स कहा जाता था। तो स्लीव्स जो है स्पेशल स्लेव्स को वो खरीदते थे अपनी मिलिट्री सर्विसेज के लिए, जिन्हें बंदागन बोला जाता था। तो बंदागन क्या है, स्लेव्स हैं जिनको बाय किया गया है, खरीदा गया है कुछ मिलिट्री सर्विसेज के लिए। फिर इन स्लेव्स को, इन बंदागन को जो है वो ट्रेनिंग दी जाती थी। ट्रेनिंग दे के अलग अलग पोस्ट पे जो है इनको बिठाया जाता था, अलग अलग पोस्ट जो है इनको दी जाती थी। तो फिर से वही नॉर्म आ गया उन नोबल मैन का, वो जो ऑथर थे ना उनका वही नॉर्म आ गया कि हमें मैन और वुमन का अलग पोजीशन है। फिर साथ में बर्थ राइट भी कुछ है, ठीक है, कि रूलर ही, राजा ही क्या राजा बनेगा, या कुछ स्पेशल लोग हैं जिनके लिए जो काम दिया गया है वही करेगा, उसके बर्थ से उसे उस जाति में जन्म मिला तो वो वही काम करेगा, इस तरीके की चीज़ें। तो अब इल्तुतमिश जो है इन्होंने क्या किया है कि उनको अलग पोस्ट पे नौकरी देना, उनके ऊपर ट्रस्ट करना, उनके ऊपर रिलाई करना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है, कि अब जो है किंग जो है अपने सन से भी ज़्यादा किस पे ट्रस्ट करता है, इन बंदागन के ऊपर, इन स्लेव्स के ऊपर। इनको ट्रेनिंग दी है उसने, अलग अलग पोस्ट पे, इंपॉर्टेंट पोस्ट पे इनको बिठाया है, तो ऐसे ही थोड़ी, ठीक है। इस वजह से वो नॉर्म भी टूट रहा है। इल्तुतमिश ने एक वो नॉर्म तोड़ा कि हमारे जो जेंडर डिस्टिंक्शन का, और यहाँ पे ये नॉर्म तोड़ रहे हैं कि वो बर्थ राइट का। अब आगे देखो, फिर से यहीं पे मिलता है एक और यही बात है कि खलजी और तुगलक जो थे उन्होंने भी बंदागन को यूज़ किया, ठीक है, वो भी इसी नॉर्म में थे। इल्तुतमिश तो कर रहे थे, साथ में खलजी और तुगलक जो है वो भी बंदागन को यूज़ करते थे। साथ में क्लाइंट्स जो हैं वो लोग होते हैं जो कि किसी दूसरे पर्सन की प्रोटेक्शन में है, कि वही मतलब स्लेव ही है वो, एक तरह से इंडिपेंडेंट नहीं है, वो किसी और के ऊपर डिपेंडेंट है, हमेशा के लिए किसी और के ऊपर निर्भर है, कोई और उनका ख्याल रख रहा है, ठीक है, वो जो कहता है उनको वो करना पड़ता है, तो वो स्लेव ही तो है, ठीक है। तो बंदागन और स्लेव जो थे वो, मतलब स्लेव और क्लाइंट जो थे वो अपने मास्टर के प्रति लॉयल हुआ करते थे, ठीक है, लॉयल हुआ करते थे और पैट्रन हुआ करते थे, बट उनके हायर्स के टूवर्ड नहीं। इसका मतलब क्या है मैं बताती हूँ कि मान लो कि ये जो बंदागन है, ये क्लाइंट है, इनको किसी राजा ने हायर किया, ठीक है, किसी राजा ने हायर किया एक समय पे, पर अब उस राजा की डेथ हो चुकी है, या फिर उसने अपना जो राज्य है वो उसके सन को दे दिया है। तो अब वो जो बंदागन और वो जो क्लाइंट है ना, वो उस सन के प्रति लॉयल रहेंगे, उसके हायर के प्रति नहीं, कि जिसने उनको हायर किया, जो उनको लेके आए इस पोस्ट पे, उनको नहीं वो लॉयल रहेंगे, ट्रस्ट करेंगे या उनके लिए समर्पित रहेंगे, बल्कि प्रेजेंट में, करंट में उनका जो भी मास्टर है उनके प्रति वो लॉयल रहेंगे। इस तरीके की इनकी जो है आइडियोलॉजी हुआ करती थी। बाकी तो और भी कुछ खास नहीं है इसमें, बस सोसाइटी ने राजाओं को इसलिए भी, ये जो दिल्ली सुल्तान्स थे इनको क्रिटिसाइज़ किया इस वजह से भी पर्शियन तारिक ने, कि ये जो लो कास्ट के लोगों को आप ऊपर पोस्ट पे ला रहे हो, हाई ऑफिसर्स बना रहे हो उन्हें, तो ऐसा इस वजह से उनको क्रिटिसाइज़ किया गया। जैसे रज़िया को रूलर बनाने पे क्रिटिसाइज़ किया गया था इल्तुतमिश को, इसी तरीके से यहाँ पे भी जब इन स्लेव्स और इन क्लाइंट्स को जब हायर पोस्ट पे दी जा रही है जगह, इनको ट्रेनिंग देके, तो ये भी सोसाइटी को जो है वो हजम नहीं हो रही है। बस इतनी सी बात समझ लेना। चलो आगे यहाँ पे मेंशन आ रहा है कि इनकी और एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताइए, कि हमने पता तो चल गया कि स्लेव और बंदागन का ये किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं क्लाइंट्स का, कि इनको ऊपर पोस्ट पे ले जा रहे हैं, मिलिट्री सर्विस दे रहे हैं, अलग अलग पोस्ट पे बिठा रहे हैं इनको, ठीक है, ट्रस्ट कर रहे हैं पूरी तरीके से। और क्या एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन है देखो,
अब यहाँ पे होता है लैंड। लैंड को कहा जाता है इक्ता। इक्ता याद रखना, इक्ता क्या है, लैंड है। लैंड को इक्ता बोला जाता है और इसका होल्डर जो है, इसका मालिक, उसे बोला जाएगा इक्तादार या फिर मुक्ति। तो इक्तादार और मुक्ति एक ही है, बस टर्म याद रखना कि इक्तादार और मुक्ति क्या है, लैंड होल्डर है, और इक्ता क्या है, लैंड है। तो अब ये जो मुक्तीज़ हुआ करते थे, ये मिलिट्री कैंपेन लड़ते थे, लॉ को मेंटेन रखना काम है इनका। फिर इनकी मिलिट्री सर्विसेज के एक्सचेंज में इनको दिया जाता था लैंड रेवेन्यू, मतलब कि इनके एक्सचेंज में जो मुक्तीज़ होते थे वो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे लोगों से, ठीक है, अपनी सैलरी के रूप में, कि इनको सैलरी कैसे मिलेगी। जैसे मैं तुम्हें एक सिंपल से उसमें बता देती हूँ कि मैं एक पर्सन है, ठीक है, ए, वो काम करता है किसी के यहाँ पे कुछ मिलिट्री का काम, अरे यार ये तो नेशन का हो जाएगा, कोई भी काम करता है किसी के यहाँ पे, तो वो क्या है, उसे वहाँ से पैसे नहीं देता है रिटर्न में, बट वो कहता है कि मेरे पास में एक ज़मीन है, मैं तुम्हें उसका वो बना देता हूँ, लैंड होल्डर बना देता हूँ, और वहाँ पे जितने लोग रहते हैं ना उनसे तुम रेवेन्यू कलेक्ट करते रहना और वही तुम्हारी सैलरी होगी। इसी तरीके से जो रूलर हुआ करता था ना, वो इन मुक्तीज़ को हायर करता था, और मुक्ति तो अपना काम करते थे, मिलिट्री कैंपेन प्रोवाइड करवाना, लॉ मेंटेन करने का काम, बट इनके एक्सचेंज में, सर्विस के एक्सचेंज में इनको दिया जाता था इक्ता। इक्ता मतलब लैंड दिया जाता था इनको, और इनका काम होता था कि वहाँ से रेवेन्यू कलेक्ट करना, और जितनी भी इनकी सैलरी है उसके हिसाब से उसको ले लेना, जितनी इनकी सैलरी है उतना ये रख लेंगे, बाकी राजा को दे देंगे, ठीक है, ये इनका काम होता था। फिर इनके ऊपर ऑफिशियल्स भी रखे जाते थे कि ऐसा भी ध्यान रखा जाता था कि ये सही से कलेक्ट करें, ऐसा नहीं कि ये बीच में जो है झोलमाल कर दें, गोलमाल कर दे कुछ, ठीक है, कि इन्होंने कलेक्ट तो किया रेवेन्यू, बट उसमें से ज़्यादा अपने पास रख लिया और थोड़ा सा हमको दे दिया, ठीक है। तो ऐसा वो कोशिश करते थे रूलर कि जो ये मुक्ति है, ये जो इक्तादार है, ये क्या करें कि फेयर मैनर में अपना सैलरी ले, बाकी किंगडम के प्रति समर्पित रहे, बस ये याद रखना। दूसरा, दिल्ली सुल्तान जो है वो हिंटरलैंड पे कंट्रोल करने की कोशिश रहती थी इनकी पूरी तरीके से। हिंटरलैंड मतलब कि जो सिटीज़ के पास वाला जो एरिया रहता है उसे हिंटरलैंड कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे मेंशन नहीं है लेकिन मैं बता देती हूँ। दूसरा, ये है जो फोर्स द लैंडेड चीफ्टेंस, सामंत एरिस्टोक्रेट्स को, रिच लैंड लॉर्ड्स को, ये फोर्स करते थे कि इनकी ऑथोरिटी को एक्सेप्ट करें। ऑथोरिटी मतलब कि इनके रूल को एक्सेप्ट करें, इनकी जो पावर है उनको एक्सेप्ट करें, ठीक है, इस तरह की इनकी कोशिश हुआ करती थी। यहाँ पे कुछ टैक्स लिए जाते थे, इम्पॉर्टेंट है किन किन चीज़ों पे टैक्स लिए जाते थे। एक तो खर्च, खर्च का मतलब होता है कि जो भी प्रोड्यूस कर रहा है एक पीजेंट, ठीक है, एक फार्मर, उसका प्रोड्यूस का आधा भाग जो है 50% जो है वो ले लेगा रूलर, किंग ले लेगा, सुल्तान ले लेगा। तो वही खर्च का 50% जो है पीजेंट की प्रोड्यूस जितना भी हुआ है उसका आधा भाग जो है वो दिया जाता था टैक्स के रूप में। फिर दूसरा टैक्स लिया जाता था कैटल के रूप में, ठीक है। फिर और तीसरा टैक्स हाउस पे लिया जाता था। तो एक टैक्स तो है हमारा जो भी प्रोड्यूस हो रहा है उसके ऊपर, कल्टीवेशन के ऊपर 50%, दूसरा कैटल के ऊपर, और तीसरा हाउस के ऊपर टैक्स लिया जाता था, ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ पे कुछ ज़्यादा खास तो नहीं, लेकिन बताया जा रहा है कि इतनी बड़ा जो एम्पायर था दिल्ली सुल्तनत जो था वो, दिल्ली सल्तनत, तो डिफ़िकल्ट था कि अलग अलग और भी एरियाज़ को कैप्चर कर पाना, उनको कंट्रोल कर पाना। जैसे कि दिल्ली तो हमारे नॉर्थ इंडिया में पड़ता है, यहाँ पे ये वाला कुछ एरिया है, तो जो ये जो सुल्तान्स थे ना ये साउथ तक नहीं जा पाए ना, बंगाल की तरफ जो है इन्होंने कंट्रोल करने की कोशिश की, तो इनका जो मेन कंट्रोल था वो दिल्ली के अराउंड ही था। यहाँ पे ये बताया जा रहा है बस, और ज़्यादा कुछ खास नहीं है। बाकी तो यहाँ पे बताया गया है मंगोल्स के बारे में। मंगोल्स जो हैं लोग हैं, ठीक है मतलब एक प्रकार के लोगों को हम बोल देते हैं ना किसी भी चीज़ से, जैसे चौहान्स बोल देते हैं, राजपूत बोल देते हैं हम किसी को, तो इसी तरीके से ये मंगोल्स हैं जो कि गेंगिस खान एक रूलर है, ठीक है, अफ़गानिस्तान के। इन्होंने इन्वेड किया, मंगोल्स ने गेंगिस खान के अंडर में, इनके राजा के अंडर में, तांत्रिक सोना में, नॉर्थ ईस्ट, ईरान के नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है 1219 में। और फिर इन्होंने दिल्ली पे भी अटैक किया,
मंगोल्स ने, बहुत इंपॉर्टेंट है, मंगोल्स ने अटैक किया दिल्ली सुल्तान के ऊपर, दिल्ली सल्तनत के ऊपर। अलाउद्दीन खिलजी और एक मोहम्मद बिन तुगलक जो है ना, उनके एम्पायर में इन्होंने, इनके सल्तनत में इन्होंने अटैक किया था मंगोल्स ने, दोनों के। तो एक समय पे ये रहे होंगे, एक समय पे ये रहे होंगे, ठीक है। तो इन दोनों के किंगडम में जो है वो हुआ था इनका अटैक। बाकी और कुछ इनके बारे में पता चलता है तो कुछ खास नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे बात आ रही है सल्तनत इन द 15th एंड 16th सेंचुरी। अब 13 से हमने देख लिया, 13 से 15 तक का, कि हमारे राजपूत हो गए हैं, तोमर राजपूत, फिर उसके बाद चौहान हो गए हैं, चाहमनास, फिर हमारे टर्किश रूलर हो गए हैं, फिर खलजी हो गए हैं, तुगलक भी हो गए हैं। अब 15-16 पे जाते हैं हम, ठीक है, 15-16 सेंचुरी पे। चैप्टर का एंड है ये, देख लो, थोड़ा पेशेंस रख के। यहाँ पे कुछ मेंशन कि जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान और पूरा साउथ इंडिया जो था वो इंडिपेंडेंट रूलर से भरा हुआ था, ठीक है, इंडिपेंडेंट रूलर उस समय पे, कि इनका कंट्रोल तो दिल्ली के ऊपर है मेनली, उसके आसपास एरिया को कैप्चर कर लिया होगा ज़्यादा से ज़्यादा। बाकी तो जो नीचे वाले पार्ट है, साउदर्न पार्ट है या फिर गुजरात मालवा रीजन है, तो ये तो इंडिपेंडेंट रूलर है उस समय पे। तो ये तो अच्छे से फ्लरिश हो रहे हैं, अपना बना रहे हैं, इंडिपेंडेंट है, और ये स्टेट जो है फ्लरिश हो रहे थे, प्रॉस्परस कैपिटल थे इनकी। बट ये एक ऐसा भी पीरियड था जिसमें कि नए रूलर्स आए, जैसे अफगान्स आए, राजपूत आए, नए रूलिंग ग्रुप है ये, जिनका शुरुआत होती है, जिनका आगमन होता है। एक ऐसे ही रूलर के बारे में पता चलता है जिनका नाम है शेरशाह सूरी, फिर हुमायूं, ठीक है, अकबर, हुमायूं, इनके बारे में पता चलेगा। और शेरशाह सूरी का जो एडमिनिस्ट्रेशन था ना, वो अकबर के लिए एक, बोल सकते हैं, एक आइडल था, ठीक है, कि ये मॉडल बना अकबर के एम्पायर के लिए। यहाँ पे शेरशाह सूरी का बताया जा रहा है, अच्छे पावरफुल रूलर थे, एक्सट्रीमली वेल एडमिनिस्टर्ड थे। इन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया था एक छोटी टेरिटरी के मैनेजर थे। इनके अंकल की जो टेरिटरी थी उनके मैनेजर हुआ करते थे एक समय पे। बाद में इन्होंने हुमायूं को चैलेंज किया, फिर हुमायूं को हराया भी सही, फिर 15 साल तक दिल्ली पे राज किया, और 15 साल बाद में ये, मतलब कि 15 साल बाद में इन्होंने एम्पायर गंवा दिया, लेकिन 15 साल तक इन्होंने दिल्ली पे राज भी किया हुमायूं को हटा के। तो इस तरीके से इनके बारे में पता चलता है शेरशाह सूरी के बारे में। और इनका एडमिनिस्ट्रेशन इतना अच्छा था कि ये जो अकबर के लिए एक आइडल बने, एक, मतलब बोल सकते हैं, हमारी जो चीज़ होती है कि कोई चीज़ हमें पानी है और हम उसका एक दायरा सेट करते हैं, कोई पर्सन ने वो अचीव कर लिए तो हम उसे मानते हैं कि हाँ मुझे भी उसकी तरह करना है। तो अकबर के एम्पायर के लिए ये जो थे, शेरशाह सूरी का जो एडमिनिस्ट्रेशन था ना, वो एक मॉडल था। बस इतना ही दिया गया इस चैप्टर में, तो आगे के चैप्टर में और भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी तो इतना ही है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, और प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो।